नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक दीक्षित आपका अपने चैनल ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिस पे बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था कि इस टॉपिक पे आप वीडियो जरूर बनाइए। अब आपको टाइटल और थंबनेल देखकर लग रहा होगा कि मैंने क्लिक बेट किया है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने टाइटल और थंबनेल में ऐसा क्यों बोला था। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, टाटा ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। टाटा ऐसा ग्रुप है जो देश के लिए पहले और प्रॉफिट के लिए बाद में काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी टाटा हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और टाटा की लीडरशिप का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। शुरू से टाटा को लीड करने वाले जितने भी सीईओ थे वो हमेशा लोगों के लिए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कर दिखाना चाहते थे और उनके अंदर पैसा कमाने का जुनून नहीं था, उनके अंदर देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून था। उदाहरण के लिए मिस्टर जे.आर.डी. टाटा, जिसने देश को उनकी एयरलाइंस दे दी थी। टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया बनाया गया था और हमारी सरकार को दिया गया था और उनने ऐसे बहुत से अच्छे काम किए हैं। उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद आए हम सब के चहेते सर रतन एंड टाटा। इनने जो काम किए हैं हमारे देश के लिए उसको कोई भूल ही नहीं सकता। आज अगर देश में कहीं किसी को जरूरत हो और टाटा जी का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें रतन टाटा जी का नाम जरूर होता ही है। इनके विजन शुरू से ही फ्यूचरिस्टिक रहे हैं और ये बहुत सरल जिंदगी बिताते हैं और सिर्फ हमारे देश के नहीं, सारी दुनिया के लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। और सोशल मीडिया में इनके 90% से ज्यादा फॉलोअर देश के युवा हैं और ये पहले इस एज ग्रुप के व्यक्ति हैं जिनके इतने यंग फॉलोअर्स हैं। खैर, हम इनके महानता के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इनकी महानता के लिए 1 या 4 वीडियो भी कम पड़ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास टाटास के लिए बताने के लिए इतना कुछ है कि मैं बताना कुछ चाहता हूँ लेकिन दिल से उनके लिए कुछ और ही निकलता है। इतने सारे महान काम हैं उनके, मैं उनके बारे में हमेशा ही बात कर सकता हूँ। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ने एक से एक गाड़ियां लॉन्च की हैं, फिर चाहे वो सिएरा हो, एस्टेट हो, सुमो हो, सफारी हो या कोई और। वैसे सिएरा और सफारी तो इतनी लेजेंडरी गाड़ियां हैं कि पूछिए ही मत। ये आज भी बहुत से लोगों के पास है और इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साथ में कई लोगों ने इस गाड़ी को रिस्टोर करा कर रखा है। हालांकि एस्टेट काफी कम दिखाई देती है, लेकिन वो गाड़ी भी अपने समय से काफी ज्यादा एडवांस थी। सिएरा को टाटा ने 1991 में लॉन्च किया था और इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट एकदम ही फ्यूचरिस्टिक था। आज भी आपको 3 टायर एसयूवी का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन टाटा ने उस समय वो कर दिखाया था जो किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं करना चाहता। ऐसे अनोखे काम करने के लिए एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होना बहुत जरूरी है। सिएरा का साइज कॉम्पैक्ट था, गाड़ी स्पेशियस, पावरफुल और एक कैपेबल एसयूवी थी। साथ में गाड़ी में इतने फ्यूचरिस्टिक फीचर्स थे जैसे कि रियर एसी वेंट, फ्रंट टू पावर विंडोज, हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, जो कि आज भी बहुत सी गाड़ियों में मिसिंग है और देखने को नहीं मिलता है। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट एस्टेट के साथ में भी था। एस्टेट भी काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी थी और स्टेशन वैगन का कॉन्सेप्ट उस समय किसी कंपनी ने भारत में नहीं लाया था, लेकिन टाटा ने लाया और देश के लोगों को बताया कि ये गाड़ी भी काफी प्रैक्टिकल हो सकती है, जो भी एक मल्टीपर्पज गाड़ी को चाहते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं भारत में कोई भी स्टेशन वैगन नहीं आती है। फिर उसके बाद सुमो को लाया गया। सुमो एक पहली ऐसी पैसेंजर गाड़ी थी जिसमें ट्रक का इंजन लगाया गया था, सेम वही 407 वाला इंजन। सुमो के नाम के पीछे की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लोगों को लगता है सुमो का नाम किसी सुमो रेसलर के पीछे रखा गया है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी कुछ इस तरीके की है। एक बार की बात है, टाटा के चीफ एग्जीक्यूटिव और वाइस चेयरमैन टाटा स्टील के मिस्टर सुमन मुलगांवकर जी, जो कि मारुति के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे, वो टाटा मोटर्स में लंच के समय सारे बड़े ऑफिशियल्स के साथ में बैठ के खाना खाया करते थे। लेकिन कुछ दिन से मिस्टर सुमंत मुलगांव लंच में कहीं अपनी कार लेके चले जाते थे और लंच के बाद वापस आ जाते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। उनके साथ के लोग सोच में पड़ गए, आखिर ये क्या चक्कर है, वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। फिर एक दिन उनके साथ के लोगों ने उनका पीछा करने का निर्णय लिया और जब वो पीछा करे तो उनने पाया कि मिस्टर सुमंत मुलगांवकर जी जाके एक हाईवे ढाबे पर बैठकर ट्रक ड्राइवर्स के साथ में खाना खा रहे हैं और उनसे ट्रक की कमियों के और खराबियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि वो सारी कमियों को ट्रक से दूर किया जा सके। उनके काम करने के इस जज्बे को देखकर टाटा मोटर्स ने गाड़ी का नाम सुमो रखा। सुमंत का सु और मुलगांवकर का मो। ये उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए रखा गया सुमो का नाम। टाटा की ये खासियत है, टाटा अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, इसीलिए टाटा के एम्प्लॉयज टाटा के लिए अपने से बढ़ चढ़ कर कुछ करना चाहते हैं और रिटर्न देना चाहते हैं। ये फायदा होता है जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय फ्रेंडली माहौल रखती है और एम्प्लॉयज को वैल्यू करती है। चलिए अब सुमो के आगे बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ। इस गाड़ी के डिसकंटिन्यू होने से लोगों को काफी ज्यादा बुरा लगा था और दुख हुआ था। ये गाड़ी 1998 में लॉन्च हुई थी और ये गाड़ी हर वो वर्किंग क्लास के लिए बनाई गई थी। इस गाड़ी का पर्पस ये था
था उन वर्किंग क्लास को ये फील कराना कि वो एक बड़ी कैपेबल एसयूवी ओन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एडवेंचर के साथ साथ मजे भी कर सकते हैं। इसीलिए इस गाड़ी को टैगलाइन दी गई थी, रिक्लेम योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी व्हीकल ऑफ टाटा मोटर्स, द टाटा सफारी। इस गाड़ी ने बहुत सारे एसयूवी लवर्स का दिल जीत लिया था, क्योंकि इस गाड़ी में बैठकर वो राजा वाली फीलिंग आती थी जो किसी गाड़ी में नहीं आती थी। इस गाड़ी में वो सब कुछ था जो एक लग्जरी एसयूवी में आया करता था। बेहतरीन फिट एंड फिनिश, गजब की राइड कंफर्ट, फ्रंट रो सीट्स में अलग अलग आर्म रेस्ट, रियर एसी यूनिट, और ये गाड़ी की कंफर्ट और स्टैंड्स आप इमेजिन कर सकते हैं। ये गाड़ी में वीआईपी लोग भी घूमना काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। जब कहीं से ये गाड़ी एंट्री करे तो दूर से समझ में आ जाता था कि सफारी आ रही है, क्योंकि इस गाड़ी के लुक्स थे ही इतने जबरदस्त। टाटा सफारी को 3 अपडेट दिए गए थे, उसमें से एक डाइकॉर था और एक सफारी स्टॉर्म था। उसके बाद टाटा सफारी को पोर्टफोलियो से हटा दिया गया, और यार अभी जो सफारी आई है एक्चुअली में वो ग्रेविटस है यार। उसका नाम भले ही कुछ भी रख दो, सियरा रख दो या कुछ भी रख दो, लेकिन वो है तो ग्रेविटस, क्योंकि ये नई सफारी में हैरियर का डीएनए है और ये ऑफ रोडिंग में भी स्ट्रगल करती है। आप जैसे कि वीडियोस यूट्यूब में देखते होंगे, इसमें 4x4 भी नहीं है। लेजेंडरी सफारी को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता, ये मेरा मानना है। पुरानी सफारी का नई सफारी में कोई स्टांस, कोई आइकॉनिक चीज ट्रांसफर तो हुई ही नहीं है। सिर्फ ना बिकने के अनसर्टेनिटी के कारण टाटा मोटर्स ने सफारी का नाम दे दिया, जिससे वो सफारी के फैंस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन इससे सफारी के फैंस काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि सफारी जैसी लेजेंडरी नाम को ऐसा यूज करना या ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं नई सफारी के बारे में। वो पुरानी सफारी से ज्यादा बेटर है, या नई सफारी के लिए कुछ नया करके दिखाना चाहिए था टाटा मोटर्स को, और पुरानी सफारी का एक स्टैंड बनाना चाहिए था टाटा मोटर्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी के साथ में। इस गाड़ी का नाम था इंडिका। इंडिका एक ऐसी गाड़ी थी जिसने मारुति को अपने दाम कम करने पे मजबूर कर दिया था। ये एक ऐसी गाड़ी थी जो पूरे इंडिया में बनाई गई थी, डिजाइन से लेकर पार्ट्स तक एक एक चीज इंडिया में बनी थी, बिना किसी फॉरेन कंपनी की मदद से। इस गाड़ी को लॉन्च के बाद 2.5 लाख बुकिंग्स भी मिल गई थी, और कैसे ना मिलती, क्योंकि इंडिका एक ऐसी गाड़ी थी इस प्राइस पॉइंट में जो अपने सेगमेंट में गाड़ियों से काफी बड़ी लगती थी, उनसे ज्यादा स्पेशियस थी, उनसे ज्यादा फीचर्स थे, और इस गाड़ी में सेगमेंट में पहली बार ऐसी थी जिसमें टैकोमीटर आता था। इस गाड़ी को बनाया ही इसलिए गया था जिससे इंडियंस को एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, इसीलिए इस गाड़ी को टैगलाइन भी दी गई थी, मोर कार पर कार। मैंने इंडिका के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि मारुति ने इस गाड़ी की वजह से कैसे अपने प्राइस को डाउन किया था। लिंक आई बटन पे आ रही होगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप मेरे चैनल पे जाकर जरूर देख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इंडिका के बाद टाटा ने उसी की एक सेडान वर्जन इंडिगो निकाली, फिर इंडिगो के अलग अलग वर्जन भी निकाले, और दिलचस्पी की बात यह है कि इंडिगो CS ही वही गाड़ी थी जिसने कॉम्पैक्ट सेडान का सेगमेंट इंडिया में चालू किया था, और टाटा के इंजीनियर्स ने टैक्स बचाने के लिए एक लूप होल निकाला था सब 4 मीटर गाड़ी बना के। हम इंडियंस हमेशा से क्रिएटिव और जुगाड़ू रहे। फिर आई इंडिगो मांजा, इंडिका विस्टा, जेस्ट, बोल्ट, नैनो, और नैनो के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। नैनो एक ड्रीम प्रोजेक्ट थी हमारे सबके चाहते सर रतन टाटा जी की। ये गाड़ी छोटी है, सस्ती है, फीचर में बहुत अच्छी है, और काफी ज्यादा स्पेशियस, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस और अच्छे माइलेज के साथ आती है। इस गाड़ी का मेंटेनेंस भी काफी कम है, और ये गाड़ी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, और इस गाड़ी को अभी तक कोई और गाड़ी रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑल्टो तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मेन बात पर आते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई तूने पक्का क्लिकबेट किया है, कि तूने ऐसा टाइटल और थंबनेल क्यों डाला। तो रुकिए, मैं आपको बताता हूँ उसका मेन रीजन क्या था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो भी ये गाड़ियों के नाम मैंने आपको गिना है, ये सब गाड़ियों के समय टाटा मोटर्स अपनी इनिशियल स्टेज पर था, जबकि बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज को अच्छा खासा समय मार्केट में हो गया था। अब जब टाटा ने एंट्री की तो उनको इस फील्ड का नॉलेज कम था, और उनके पास उतने एक्सपीरियंस टीम भी नहीं थी। अब जब इंडिका लॉन्च हुई तो इंडिका में इनिशियल गाड़ियों में आवाज की प्रॉब्लम आना चालू हुई। उसके बाद लोगों ने टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में अप्रोच किया। टाटा मोटर्स के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उनके डीलर्स इतने ज्यादा खराब थे कि वो बड़े लंबे चौड़े खर्चे बता दिया करते थे, उल्टे सीधे काम गाड़ियों में गिना दिया करते थे। और टाटा की कोई भी अच्छे डीलर्स डीलरशिप इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि टाटा के पास में सेल्स वॉल्यूम नहीं था, और जितने भी लोगों ने टाटा की नई गाड़ियां ली थी उनको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली थी। हालांकि टाटा मोटर्स ने ये सब गाड़ियों की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया गया था बाद के फेसलिफ्ट्स में, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। टाटा मोटर्स के नाम की धज्जियां उड़ चुकी थी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मोड ऑफ मार्केटिंग और ब्रांडिंग का होता है वो है वर्ड ऑफ माउथ। लोगों ने बताया अपना खराब एक्सपीरियंस टाटा मोटर्स के लिए, और जो लोग टाटा की गाड़ियां लेना चाह रहे थे वो सिर्फ इसी डर के कारण नहीं लेते थे क्योंकि टाटा की गाड़ियां खराब क्वालिटी की लगने लगी थी लोगों को। हालांकि टैक्सी फ्लीट ने टाटा की गाड़ियों को काफी ज्यादा पसंद किया था, और वो काफी ज्यादा हर जगह रगड़ते थे टाटा की जो इंडिगो थी उनको। इंडिका की प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बेल्ट स्लिप करने की आवाज आती थी। सफारी में बुशिंग की प्रॉब्लम थी। कुछ किलोमीटर चलाने के बाद में
गाड़ी की बुशिंग को जरूरत लग जाती थी। बाद में ये सब प्रॉब्लम्स जो थी ये इसको दूर किया गया था सफारी स्टॉर्म में। बाकी टाटा मोटर्स की गाड़ियां काफी अच्छा हुआ करती थी। मैंने जैसे कि बताया, टाटा मोटर्स के साथ में सबसे बड़ी मेन दिक्कत थी उनके डीलर्स, जो अनाप शनाप काम बता के बिना प्रॉब्लम को डायग्नोज किए और अनाप शनाप बिल बना देते थे, जिससे कस्टमर काफी नाराज हुए। अब आपने ये तो सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वही टाटा मोटर्स के साथ में हुआ। जिनने गाड़ी पहले ले ली थी उनका टाटा के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया था खराब सर्विस के कारण। ऐसा नहीं था कि गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। देखिए, बात ऐसी है कि हर प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसके कुछ समय तक उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते ही हैं, और ये जो फ्लॉज होते हैं इनको कस्टमर फीडबैक लेके या कंपनी इन प्रोडक्ट्स में खुद इस प्रॉब्लम को एड्रेस करके उस पार्ट या उस चीज को बाद में आने वाले प्रोडक्ट में सुधार दिया जाता है। और अगर वो चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बाद में, तो गाड़ियों का रिकॉल करके सुधार दिया जाता है। जैसे टियागो में पहले प्रॉब्लम थी कि टियागो का फिल्टर आवाज करता था, लेकिन समय के साथ ये सब चीजें ठीक कर दी गई। सेम इंडिका के साथ भी वही हुआ, लेकिन तब टाटा मोटर्स के डीलर इतने इम्प्रूव नहीं हुए थे, और टाटा के बहुत कोशिश करने के बाद भी टाटा मोटर्स पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और बहुत साल तक यही चला कि टाटा चाहे कितनी भी अच्छी और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी बना ले, उसकी सेल्स ना के बराबर रहती थी। जैसे कि नैनो, आरिया, इंडिका, इंडिको, सूमो, सूमो ग्रांडे, जेस्ट, बोल्ट, इवन सफारी भी। हालांकि इंडिका, इंडिगो और जेस्ट और इवन बोल्ट भी, ये सब गाड़ियां टैक्सी फ्लीट काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। लेकिन टैक्सी फ्लीट की जो गाड़ियां हुआ करती थी वो सफिशिएंट नहीं थी सेल्स को मेंटेन करने के लिए, और टाटा मोटर्स की गाड़ियां हर समय बहुत बुरे तरीके से सेल्स फिगर में पिटी थी। और इस समय ऐसा लगा था कि अब टाटा मोटर्स का कोई फ्यूचर नहीं है, और देर सवेर टाटा मोटर्स पैसेंजर यूनिट बंद होने वाली है। एक समय तो ऐसा आया भी था कि मिस्टर टाटा ने इंडिका के फेलियर के बाद में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यूनिट को बेचना चाहा, क्योंकि उसकी सेल्स अच्छी नहीं थी, उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। और वो फोर्ड वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, जब मिस्टर टाटा अपनी पैसेंजर व्हीकल यूनिट को बिल फोर्ड के पास में डेट्रॉइट लेके गए थे, तो बिल फोर्ड ने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा था कि जब तुमको गाड़ी बनाना नहीं आती है तो तुमने गाड़ी क्यों बनाई। और इस चीज पे मिस्टर टाटा को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो उसी दिन रात में अपनी टीम को लेके डेट्रॉइट से वापस इंडिया आ गए। और उसके बाद रतन टाटा जी ने भी ये ठान लिया कि अब टाटा मोटर्स पर और एफर्ट डालेंगे और ज्यादा काम करेंगे, और उनने अपने फील्ड्स के बेस्ट एक्सपर्ट्स को हायर किया। टाटा मोटर्स पर मेहनत की, और 2008 में रतन टाटा जी ने लैंड रोवर को बड़े ही गर्व से खरीद लिया, और उस जैगुआर लैंड रोवर को भी प्रॉफिट में बदल दिया जो कि फोर्ड के पास में लॉस में थी। और फिर आई टाटा मोटर्स के भाग्य पलटने वाली गाड़ी, टाटा टियागो। इस गाड़ी में टाटा ने काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं टाइम के साथ में, और अपने डीलर्स भी चेंज किए, सर्विस भी सुधारी। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ खराब डीलर्स हैं, लेकिन टाटा हर दिन अपनी सर्विस इंप्रूव कर रही है और कस्टमर को कुछ एक वैल्यू फॉर मनी चीज देने की कोशिश कर रही है। और ये सब मुमकिन हुआ है आप लोगों की वजह से, जो टाटा के ऊपर अपना इतना भरोसा दिखाए, उनको उनकी गलतियों के बारे में बताए, और टाटा ने भी हमें गर्व कराया है कि हम इंडियंस भी किसी फॉरेन ब्रांड्स के छक्के छुड़ा सकते हैं। डिजाइन में सबसे बेहतरीन, टैंक जैसी बिल्ड क्वालिटी, तगड़ा माइलेज देने वाली और साथ में फीचर रिच कार बना सकते हैं। और अभी हमें और दूर तक सफर तय करना है, और हमें मिलकर टाटा को सपोर्ट करना है, उनको फीडबैक देके उनकी गलतियों को सुधारना है। और वो एक समय था जब लोग बोला करते थे मैं टाटा लेकर फंस गया, और आज एक समय है जब लोग बोला करते हैं आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ टाटा। और टाटा ने उस समय से अभी के समय तक काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, और अपनी गलतियों से सीखते सीखते टाटा ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं, और इतना ज्यादा ग्रो कर लिया है कि आज उनकी गाड़ियों पर 2-2 महीने तक की वेटिंग भी लगती है। और आज टाटा मोटर्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि रोज अपने ही सेल्स रिकॉर्ड टाटा ब्रेक कर रहा है। और इसीलिए मैं पिछली वीडियो में आप सबसे यही बोला था, प्लीज ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, जिससे कंपनी आपके ओपिनियंस जान सके, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान सके, और उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट्स कर सके। और आज भी अगर टाटा कहीं लैग कर रही है तो वो है सर्विस। लेकिन हाँ, टाटा हर दिन अपनी सर्विस में कुछ ना कुछ नया सुधार कर रही है और कस्टमर के लिए कुछ नया करना चाह रही है। और एक दूसरी चीज जिसमें टाटा सबसे ज्यादा नाकामयाब हुआ था वो थी उसकी रीसेल वैल्यू। अब जाहिर से बात है, जब प्रोडक्ट लोगों की नजर में अच्छा नहीं था तो उसकी डिमांड भी कम ही होगी। देखिए, रीसेल और डिमांड आपस में कनेक्टेड है। अगर डिमांड होगी तो रीसेल भी काफी अच्छी होगी, और टाटा की कोई भी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत ही कम थी। इस देश में जहां लोग गाड़ी लेने से पहले उसकी रीसेल वैल्यू का हिसाब लगा लेते हैं, वहां ये कम रीसेल वैल्यू की इमेज काफी घातक है उस कंपनी के लिए जिसके सेल्स बहुत ही ज्यादा कम है। और टाटा की रीसेल काफी ज्यादा कम थी, चाहे वो गाड़ी कितनी ही महंगी क्यों ना हो। हाँ, लेकिन ये पुरानी बात है जब टाटा की रीसेल वैल्यू खराब थी, और ये भी एक रीजन था टाटा का
इंडियन मार्केट में नाकामयाब होने का। लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब टाटा की गाड़ी की डिमांड है, इसलिए रीसेल भी ज्यादा है। और आज की डेट में सेकंड हैंड में टाटा की गाड़ियां तो मिलती ही नहीं है, और मिलती हैं तो काफी महंगी मिलती हैं। इससे ये समझ में आता है कि टाटा की रीसेल अब काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि अब टाटा की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जो भी टाटा मोटर्स की गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन उनको डाउट है टाटा मोटर्स पर, तो आप बेफिक्र होकर गाड़ी ले सकते हैं। उनकी सारी गाड़ियां अब काफी अच्छी हैं और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। मैं खुद टाटा की 2 नैनो यूज करता हूं और उनसे मैं काफी लंबे लंबे ट्रिप्स भी किया हूं। आप इन ट्रिप्स के व्लॉग्स और वीडियोस आई बटन में लिंक जो आ रही है उनको क्लिक करके देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो ट्रैवल वीडियोस काफी पसंद आएंगे। उसमें मैंने काफी ड्रोन शॉट्स और सिनेमैटिक्स यूज किए हैं और नैनो का एक नया पर्सपेक्टिव और लॉन्ग रन दिखाने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ से आपको टाइटल और थंबनेल का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि टाटा अच्छी गाड़ियां बनाने के बाद भी कहाँ नाकामयाब हुआ था, जिससे लोग उनकी गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे। और हमें टाटा मोटर्स और रतन टाटा की जैगुआर लैंड रोवर वाली कहानी से यही सीखने मिलता है, स्लो बट सिंसियर एफर्ट्स ऑलवेज मेक्स द चेंज एंड मेक्स यू विन। या और सरल तरीके से बोला जाए तो स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीरे लेकिन लगातार चलने से जिंदगी में आप अपनी रेस में जरूर जीतेंगे। हमें बिना पेशेंस लूज किए काम करना चाहिए, चाहे फिर परिस्थिति हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी दिन को जब मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा बस मैं इतनी सी चीज के लिए परेशान था। और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति आपके लिए फलदायक हो जाए और आपको सक्सेसफुल बना दे। वो कहते हैं ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। तो प्रयास करते रहिए, हार ना मानिए, खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाटा मोटर्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस नेगेटिव माहौल में जब हमारा देश इतना कठिन समय से गुजर रहा है, इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल और एक पॉजिटिव वीडियो बनाऊं, जिससे आप भी लगातार अपने लक्ष्य की ओर मोटिवेटेड रहें और सकारात्मक सोचें, क्योंकि रात के बाद में सुबह तो होती ही है। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को चेकआउट कर लीजिए। मैं गाड़ी के रिव्यूज, रिपेयर वीडियोस, कैपेबिलिटी, लॉन्ग रन्स, माइलेज रन्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरे वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।